अब आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो 3 तरह के सॉलिड बेसिकली होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो मैंने आपको बताया कि इसमें एटम जो होते हैं, देखिए 1 2 3 4 सारे जो एटम्स आपको दिख रहे हैं कैसे अरेंज हैं, 3D स्पेस में बहुत अच्छे से अरेंज है। देखिए कहीं पे भी कोई भी आपको एक एटम कहीं पे भी गलत जगह नहीं दिख रहा है। देखो सारे जितने एटम्स हैं 11 12 13 13 जितने दिख रहे हैं, और इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये सारे स्पेस जो हैं ये कैसे हैं, इक्वली हैं। किसी तरह से भी कोई इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। तो सारे एटम्स जो इक्वली अरेंज होंगे वो सारे एटम्स इक्वली अरेंज होंगे, और उनके बीच का स्पेस जो होगा वो भी बहुत ही मेंटेन्ड होगा, बराबर होगा लगभग। इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये भी बहुत स्ट्रांग होता है, और ये इसको होल्ड करके रखता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है बहुत स्ट्रांगली। देखा होगा आपने जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, और बहुत ही ज्यादा लोड लगाने पे या उसको गर्म करने पे ही वो उसका हम शेप चेंज कर पाते हैं। पॉसिबल नहीं है कि हम उसको ठंडे कंडीशन में या कोल्ड रूम टेम्परेचर में हम उसका शेप चेंज कर पाए। अगर शेप चेंज करते भी हैं तो उसमें हमको फोर्स ज्यादा लगता है, लोड ज्यादा लगता है या एफर्ट ज्यादा लगती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो भी होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन मेटल कहलाते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। अब आता है दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनके जो एटम्स होते हैं वो अनइवन अरेंज होते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी आपको दिख रहे हैं अनइवन अरेंजमेंट होता है, अनइवन अरेंजमेंट ऑफ स्पेस। देखिए यहाँ पे सारे एटम जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे एटम जो है अनइवन अरेंज हैं, और इनके बीच का जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ जो स्पेस है ये भी कैसा है, बिल्कुल अनइवन स्पेस बिटवीन एटम्स। तो इसके बीच में जो एटम्स के बीच में जो स्पेस होगा वो भी अनइवन होगा, किसी तरह से कोई अरेंज नहीं होगा। तो इस तरह के एटम्स को हम क्या, सॉलिड को क्या कहते हैं, हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमको कोई दोनों तरह के स्ट्रक्चर चाहिए, इसका अच्छा इसके एग्जांपल्स आपके मेटल्स हो गए, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं जो कि क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते। मेटल्स या एलॉय जो होते हैं सारे इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज एमॉर्फस के अंदर कैसी चीजें आती है, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इनके अंदर आ जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा आप समझिए कि जो भी चीज को हम ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेक करने के बाद उसके जो टुकड़े होते हैं वो अनइवन शेप के होते हैं। तो वो कैसे रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे, एमॉर्फस कहलाएंगे। जैसे कि ग्लास एक एग्जांपल, इसको आप ब्रेक करते हो कभी तो वो बहुत अनइवन शेप में टूट जाता है, कोई टुकड़े छोटे होते हैं, कोई टुकड़े बड़े होते हैं। उसके अलावा अगर हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं यूज करना है तो हम कॉम्बिनेशन कराते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन मटेरियल को आपस में मिक्स करके कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि कॉम्बिनेशन कहलाएगा दोनों का। हालांकि इनका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस ज्यादातर यूज होता है इनका क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का और एमॉर्फस मटेरियल का। चलिए नेक्स्ट अब आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। समझाने का वही चीजें जो मैंने आपको बताई, सारी चीजें वही लिखी हुई है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉलिड, बहुत कॉमन होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वी एसोसिएट विद सॉलिड, सॉलिड के साथ जुड़े होते हैं ये। दे आर फर्म, होल्ड अ डेफिनेट एंड फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप के होते हैं, और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर इसका फर्म होता है। फर्म का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग, और फिक्स्ड शेप के बने होते हैं। अगर हेक्सागोन है तो हेक्सागोन होगा, ऑक्टागोन है, टेट्रागोन है, जो जिस तरह का भी शेप है वो शेप इसमें बना रहता है। इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, कोई भी मेटल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये किसी भी तरह के क्रिस्टलाइन मेटल को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता, कुछ एक्सटेंट तक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दे आर जनरली हैव अ ज्योमेट्रिक शेप एंड अ फ्लैट फेस, इनका क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा। जब भी आप देखें इसको ब्रेक करेंगे तो इनके जो फेस होंगे वो किस तरह का, अगर वो टूटेगा तो उसका फेस जो रहेगा वो फ्लैट फेस होगा। ये वाला फेस फ्लैट होगा, ये वाला फेस फ्लैट होगा, ये वाला फेस फ्लैट होगा। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। जब एमॉर्फस ब्रेक होता है तो उसका जो फेस रहता है, ये सरफेस होता है, कुछ इस तरह का अनइवन टाइप का सरफेस ब्रेक होगा। एग्जाम्पल इंक्लूड डायमंड, मेटल्स, सॉल्ट, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाते हैं, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर आते हैं। उसके बाद दीज आर्टिकल्स आर अरेंज इन अ रिपीटेड पैटर्न एंड अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। द नेटवर्क इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मतलब जिस पैटर्न में वो जमे होते हैं उनको क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट जिस यूनिट से मिलकर के बनता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। जो सबसे छोटा यूनिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो सारे क्रिस्टल मिलकर के बनता है उसको कहते हैं यूनिट सेल।
ये भी आपको प्रीवियस क्लासेस में हम बता चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, if you see the X-ray of the crystal, this distinct arrangement of unit cell will be clearly visible. X-ray से हम उसको clearly देख सकते हैं। Space between the atoms are very less due to high intermolecular forces. अब ये समझिए, ये जो शब्द लिखा हुआ intermolecular forces का मतलब वही है कि दो एटम्स जब भी रहेंगे आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बॉन्डेड होते हैं, और यही फोर्स उनकी स्टेट को बताता है। अगर बॉन्डेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या हो जाएंगे, सॉलिड कहलाएंगे। अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो लिक्विड बन जाएंगे, और दूसरा वो और बहुत ज्यादा वीक होगा तो वो गैसेस बन जाएंगे। तो ये सारी स्टेज डिपेंड करती है आपकी इस पे हीट अप्लाइड करने पे। जितनी ज्यादा हम हीट अप्लाइड करेंगे या फोर्स देंगे, उस फोर्स की वजह से वो उसके जो एटम्स हैं वो आपस में इनके अट्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस करेगा, और वो इसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हालांकि मेटल्स में लिक्विड से गैस जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में, जैसे हम वाटर की बात करें, आइस रहता है, आइस से वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स होते हैं या जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते लिक्विड गैस फेज में, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द क्रिस्टल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यही चीज मैं आपको बता रहा था उस दिन कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। इसका कारण यही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं उसकी वजह से उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस जगह पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो ब्रेक कर दे, ठीक है, ब्रेक करने के बाद वो डिस्टेंस बना ले एक दूसरे से, ठीक है। तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑल्सो इज ऑल्सो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। फोर्सेस सारे यूनिफॉर्म होंगे क्योंकि एटम्स जो है आपस में इक्वली डिस्टेंस पे अरेंज है, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा बिल्कुल भी यूनिफॉर्म होगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि दो एटम्स में ज्यादा हो रहा है, आगे वाले दो एटम्स में कम हो गया। बिल्कुल भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फोर्स का अरेंजमेंट होगा। उसके बाद द क्रिस्टल हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर व्हिच मींस द अरेंजमेंट ऑफ एटम रिपीटेड ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस। यही सारी चीजें बार बार वो रिपीट होता है। तो ये है एमोर्फस सॉलिड। ये जो एमोर्फस सॉलिड है इसमें क्या होता है, आर रिजिड स्ट्रक्चर, दे आर हैविंग रिजिड स्ट्रक्चर बट दे लैक ऑफ वेल डिफाइंड शेप। इनके बीच का जो शेप होता है वो इक्वली वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर भले ही रिजिड होगा लेकिन इनके जो शेप होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। दे डू नॉट हैव अ जियोमेट्रिक शेप सो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। इनका शेप यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए वो नॉन क्रिस्टलाइन कहलाते हैं। और इनकी भी उनकी जो एजेस होती हैं वो भी क्या होती है, अनइवन शेप की होती है, अनइवन शेप की एज होती है इनकी। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड इज ग्लास। सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है ग्लास, जेल, जेल भी देखा होगा आपने, प्लास्टिक्स और वेरियस टाइप ऑफ पॉलीमर। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, वैक्स, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, एमोर्फस सॉलिड के अंदर आते हैं। एमोर्फस सॉलिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर अनइवन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। This variation in characteristics of solid occurs due to arrangement of their molecules. Here, the particle of matter do not form the three-dimensional lattice structure what we see in the solid. मतलब कि जिस तरह के हम क्रिस्टलाइन में देखते हैं ऐसा अरेंजमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। They have a short order arrangement of molecules. Amorphous solid breaks into uneven shape, uneven pieces. जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास जब होता है उसको अगर ब्रेक करते हैं तब वो क्या हो जाता है, ब्रेक होने के बाद उसका जो शेप रहते हैं पार्टिकल्स के अनइवन शेप होते हैं, अनइवन शेप होते हैं, किसी तरह से वो एक जैसे नहीं दिखते। एंड दे डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रक्चर एज द क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टलाइन की हमने बात करी थी, तो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, मेटेलिक होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। नॉन मेटालिक, ये थोड़ा सी स्लाइड आगे पीछे हो गई, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में सबसे पहला आता है हमारा मेटालिक क्रिस्टल। अब मेटालिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, द मेटालिक क्रिस्टल्स हैव अ वाइड यूज इन इंजीनियरिंग फील्ड ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन। ये सारी प्रॉपर्टी, इसमें स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, हार्डनेस भी आ जाएगी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सारे इम्पैक्ट बियरिंग कैपेसिटी, अभी ये बहुत सारे लिखी नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज ये सारे इसके अंदर आ जाती हैं। और इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम स्पेसिफिकली इसको किसी एक एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं मटेरियल को, या मेटेलिक क्रिस्टल का यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल्स। In the formation of metals crystals, the ions are connected
ओनली इनडायरेक्टली थ्रू द फ्री इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग देम। तो इसमें जो भी आपके मेटालिक क्रिस्टल होते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि दो एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दोनों आपस में बॉन्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे करके ये गेन करता है, और इस तरह से एटम्स का जनरेशन होता है। there are therefore no directional properties involved in the metallic bond, and each atom attract as many as neighbor of atom it can। तो एक एटम जो होता है, आसपास के जितने भी एटम होते हैं उनको सारों को अट्रैक्ट करके एक क्लोज बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। The result is closely packed structure having short strong bond and high density। तो बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, शॉर्ट होगा, मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत छोटा छोटा बनेगा, और बॉन्डिंग जो होंगे इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसके अंदर होगी। और हाई डेंसिटी का मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया में या यूनिट वॉल्यूम में, या आपका यूनिट वॉल्यूम हो गया फॉर एग्जांपल यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने ज्यादा एटम्स आपके आ जाते हैं, इसी को कहा जाता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने ज्यादा एटम्स आते हैं, अगर कम आएंगे तो डेंसिटी कम है, ज्यादा आ जाएंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट मेटालिक क्रिस्टल्स आर, तो एफसीसी हमने पढ़ चुके हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं। ये सारे किसमें पाए जाते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकल, लेड, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और दूसरा हो जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो बीसीसी बोला जाता है। तो वेनेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सारे एटम जो मेटल्स होते हैं इनके अंदर आता है ये। दूसरी चीज उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में इसको हम एससीपी बोलते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, टाइटेनियम, कैडमियम, जिरकोनियम, ये सारे मेटल्स जो हैं वो इनके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि किस मेटल में कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटालिक क्रिस्टल्स आर मे हैव अ कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड एंड एनी ऑफ द ग्रेट वैरायटी ऑफ मिक्स्ड बॉन्ड्स। तो इनमें क्या होगा, किसी भी तरह के कोई भी बॉन्ड हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और अलग तरह के दूसरे कोई भी बॉन्ड, या मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये अनइवन शेप के इसीलिए बनते हैं क्योंकि इसमें इस तरह का होता है, कोई एक जैसे बॉन्ड्स कौन सी क्लास हो गई, एटम्स ऑफ टू और मोर काइंड आर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल is a crystalline carbon. Other important crystal having covalent bonds are crystallized polymer और plastic। तो crystallized polymers होंगे या फिर plastics होंगे। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉन मेटालिक क्रिस्टल के अंदर आ जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर जो होता है, अब देखिए टिन एक एग्जांपल है जिसके अंदर नॉन मेटालिक क्रिस्टल्स के अंदर आ जाता है वो। ठीक है, उसके दो तरह के फॉर्म होंगे, एक आपका लिखा है ग्रे टिन होगा और एक होता है व्हाइट टिन। जो ग्रे टिन आता है वो अगर हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा, डायमंड की तरह स्ट्रक्चर होगा उसका। और दूसरा एक रहता है, अगर ये रूम टेम्परेचर पे बनता है तो रूम टेम्परेचर पे व्हाइट टिन कहलाता है। तो इस तरह से आप देखिए नॉन मेटालिक क्रिस्टल्स भी होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा नॉन मेटल्स का यूज करके नॉन मेटल्स होते हैं और अलग तरह का शेप बनता है। ये हो गए हमारे मेटेलिक के अंदर, क्रिस्टलाइन के अंदर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स। और एमॉर्फस जो हो गया, ये हमारा नंबर 2 पे एमॉर्फस हो गया।